Hello everyone. Welcome to the channel Cyber Podcast with सृष्टि. आज हमारे साथ है मिस्टर कैलाश नेवारे सर, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर है और अभी वो हाल में सिवनी जिले में कार्यरत है. तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध के बारे में थोड़ी बात करेंगे और हम बात करेंगे क्रिमिनल्स माइंडसेट के बारे में, कैसे क्या होते हैं. चूंकि सर जो है अपना हाफ ऑफ द टाइम जेल में स्पेंड करते हैं, सो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्रिमिनल्स का माइंडसेट होता है. तो इस तरह की बातें आज हम करेंगे. तो वेलकम कैलाश सर ऑन साइबर पॉडकास्ट विद थैंक यू सृष्टि. मैडम। हाँ। ओके. तो सर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा जेल वाला सिस्टम है, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो पहले क्या प्रावधान थे सजा देने के. अपन थोड़ा इसके बारे में अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं इस चीज से. हाँ, ये देखिए कि जब से मानव आए हैं तब से अपराध चालू हुआ है, ऐसा माना जाना चाहिए। हम्म. और जैसे जैसे अ, अपराध के भी टाइप्स होते हैं कि गौण अपराध भी आता है, मतलब कम अपराध, बड़े अपराध, उनकी अ, सजा अवधि भी अलग अलग रहती है। तो प्राचीन काल में तो अपराध के बहुत बुरे टॉर्चर थे। जी. मतलब उनके लिए एक टॉर्चर रूम बना होता था। जी. तो उनको हैंगिंग करना। अभी जैसे आपने देखे होंगे कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे कि सऊदी अरब है, वहां पर अभी बहुत बुरे अपराध होते हैं, मतलब बुरे अपराध की सजा दी जाती है ना। हम्म. आपने पेपर में पढ़े होंगे कि उनको सरेआम गोली मार दी जाती है या उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्राचीन काल है, जिसमें अ, अपन मुगल काल की बात करें तो उसमें भी सजा के तौर पर काफी दंड दिया जाता था। जो बादशाह होते थे पहले के मुगल बादशाह, उनको उनके सामने जब भी आप पेश होते थे तो आपको उनके सामने आपको झुकना होता था। आपने पढ़े होंगे कि पैबोस और जो सजदा है, ये करना पड़ता था। नहीं किए तो फिर वो बादशाह जो है वो आपको दंड के रूप में कुछ भी उसके मन के ऊपर था। उसमें तो राजा ही हेड था ना, उसमें लोकतंत्र भी नहीं था उस समय तो। अच्छा. अच्छा. तो एक बहुत बड़ी अपराध की दुनिया थी माना जाना चाहिए। लेकिन अभी जब से ब्रिटिश आए हैं इंडिया में, तो 1894 में सबसे पहले कारागार अधिनियम लागू हुआ था, हम्म. जिसको और वो जो इम्प्लीमेंट है 1968 में लागू हुआ। जो अभी हम जेल मैनुअल पढ़ते, जो अभी मेरे पास में जेल जी. मैनुअल रखा हुआ है, जी. जी. वो 1968 का जेल मैनुअल है। जी. और और अभी आई थिंक उस जो टाइम पर काफी सारे प्रिजन रिफॉर्म्स भी हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर. हाँ, ये तो सही बोले, लेकिन सबसे पहले जो एक रिकॉर्ड जो व्यवस्थित हुआ था वो 1894 में हुआ था। ओके. 1894 का जो एक्ट है वो लागू हुआ था। उसको ही व्यवस्थित तरीके से अभी लागू है, अभी वर्तमान में वही लागू है अभी। और 1968 में अभी जो रूल्स जो रेगुलेशन चल रहे हैं जेलों में, हम्म. अभी उसके अनुसार ही चल रहे हैं। तो अच्छा. लेकिन अब अपराध की बात करें या फिर उनको सजा देने की बात करें, तो एक उसका नाम चेंज हो गया। अब वो दंड की जगह उसको सुधार गृह के रूप में लागू किया जा रहा है। जी. 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 हमारे जो जेल मैनुअल में लिखा है कि अब अपराध तो ठीक है, हम्म. दंड के रूप में अब उसको सुधार गृह के रूप में जाना जाता है। जी. तो ये सर एमपी नहीं और जैसे हाँ। अगर हम क्रिमिनल्स के बारे में बात करें तो आपका जो इंटरेक्शन होता है वो हर टाइप्स के क्रिमिनल्स के साथ होता होगा, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस वाला हो, या कोई मर्डर वाला हो. तो सर आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल्स का माइंडसेट क्या रहता होगा, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती होगी कि क्राइम कमिट करने. बिकॉज बाई बॉर्न तो कोई क्रिमिनल नहीं होता है ना. कुछ ऐसे क्या माइंडसेट्स होते होंगे जो पैदा होते कि उनको क्राइम कमिट करना पड़ता है ऐसा. एक तो पहली बात, उनकी पारिवारिक जो बैकग्राउंड रहते हैं हम्म. वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। कि आपने देखा होगा कि
झोपड़ी झुग्गी में जो लोग रहते हैं, हम्म। उनका उनका जो जीवन है काफी संघर्ष भरा रहता है। जी। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपराध करते, चोरी करते हैं, किसी को चाकू छुरी है, ये उनके लिए एक आम बात हो गई। और आप देखेंगे जो बड़े लोग हैं वो जेलों में कम आते हैं। हम्म। बड़े लोग अपराध, हालांकि बड़े लोग भी अपराध करते हैं, लेकिन उनकी उनके अंदर जो आपराधिक जो बैकग्राउंड उतना नहीं रहता वो। तो ये मुझे तो लगता है कि ये जो और ये है कि पल भर का गुस्सा भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कि जैसे कि मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो हम्म। ठीक है यार, चलो, मतलब उसको दो चार बातें बोलकर उसको बात को अलग करो। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उस ऐसे ऐसे केस भी आ रहे हैं जेल में, जो थप्पड़ की वजह से उसने चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी, या उसने पैसे नहीं दिए मेरे पिछले कई सालों के, तो उसने उसको कहीं मूवी दिखाने ले गया और बाद में उसको चाकू से गोद के मार डाला। अच्छा अच्छा। तो ये होता है कि पहली बात तो आपराधिक बैकग्राउंड का होना है, हम्म। और सेकंड बात है कि गुस्से को अपने पर काबू में रख पाना है। अच्छा ये दो मेन वजह होती है। अच्छा। और यदि उनके जो जिनके साथ में रह रहा है उनकी संगत भी ऐसी है, मतलब तो सर एक ये वो है भी। कि अगर आपकी नर्चरिंग किस तरह से हुई है, अगर आपने बचपन से हाँ बिल्कुल। चोरी चकारी देखी है, तो शायद वो माइंडसेट डेवलप होता है कि ये सब चीजें हैप्पीनेस देती है। सो मेरे हिसाब से ये भी हाँ हो हाँ है। हाँ हाँ। ओके। सर अगर हम बात करें फीमेल ऑफेंडर्स के बारे में, तो इनका क्या रेशियो रहता है हमारे इंडियन जेल्स में? और दूसरी चीज ये कि जो इंडियन फीमेल ऑफेंडर्स जो होती है, इनका किस तरह से माइंडसेट होता होगा क्राइम को कमिट करने का, और मतलब आप जेल में किस तरह से डील करते हैं इनके साथ, ये भी थोड़ा बताइए फीमेल ऑफेंडर्स के बारे में। हाँ, ये देखिए, जो महिला अपराध होते हैं ये काफी कम संख्या में है। अभी जी। मेरी जेल में भी काफी कम है, 20 के आसपास मेरे महिला अपराधी है। हम्म। लेकिन अधिकतर जो है वो 376 में है। और जो दहेज एक्ट जो है, जो लागू हम्म। हुआ है, जी। उसमें अधिकतर आते हैं कि जैसे किसी ने मैरिज किया, उसके बाद हम्म। में उसने मैरिज के बाद में दहेज का जो लोभ लाभ दिया जाता है, जी। तो उसमें ये अधिकतर आ जाता है। और तो क्या बाकी तो सर ये फेक केसेस होते हैं जो फीमेल्स लोग मेल के ऊपर करती है डोमेस्टिक वायलेंस को या डावरी वगैरह को लेकर के? नहीं, ये कोर्ट में आजकल एक नया रूल्स आ गया है। तो जी। उसमें ऐसा नहीं कि पुरुष पर ही 376 का रेप दर्ज होगा, हम्म। महिला पर भी 73 का रेप होता है। वो ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई लड़की को मैंने अपने रूम में ले आया, जी। और बाय द वे, और मैं जिसके रूम में रह रहा हूँ, हम्म। तो उस पर भी वो केस दर्ज होगा उस पर, हम्म। ये आप मान के चलिए। हम्म। तो ऐसे भी कई केस आते हैं हमारे पास में कि किसी के भाई ने किसी की, है ना, कोई किसी के घर में ले गया लड़की को, है ना, जी। कहीं से, है ना, वो बहला फुसला कर, और उसने कुछ टाइम तक उसको अपने पास रखा। तो हम्म। जिस घर में वो रह रहा है, या फिर जिस घर में उसके कोई माँ बाप है, तो उन हम्म। पर भी एक केस दर्ज होता है। तो ऐसे केस भी आते हैं। और और सर जैसे बाकी जो महिला। फीमेल ऑफेंडर्स होते हैं, इनके लिए जेल में प्रॉपर तरह से सुविधाएं वगैरह होती है? बिकॉज हाँ। फीमेल्स को हर मंथली तरीके से एक प्रॉब्लम से पास आउट होना पड़ता है, या फिर फीमेल्स की एक अलग प्रॉब्लम होती है। अगर मान के चलिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो ऑफेंडर है, तो उनके लिए किस तरह से सुविधाएं होती है प्रिजन के अंदर पे? देखिए, पहली बात तो महिला का जो सेल है उसको एक अलग ही, उसका अलग ही है, सब कुछ अलग पृथक कक्ष है उसका। ओके। वहां पर कोई भी एंट्री नहीं होती। और वहां पर जो ड्यूटी करते हैं वो महिला जो प्रहरी है या फिर महिला जो अधिकारी है, हम्म। वो ड्यूटी करते हैं। ओके। वहां पर अन्य लोगों को जाना सख्त मना रहता है। हम्म। और फोन वोन भी अलाउ नहीं होते हैं महिला वार्ड में। जी। ओनली अधिकारी ही महिला वार्ड में जा पाते हैं। और उनको, जैसे ही महिला कोई आती है अपने जेल में, हम्म। तो उनके पूरे उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। अच्छा। बीपी है, शुगर है। और यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, हम्म। तो उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। और उसको जो अस्पताल के द्वारा जो भी फैसिलिटी दी जाती है, तो हम्म। वो, यदि उसका टाइम, यदि उसका जन्म जेल में हुआ है, हम्म। तो जेल में बकायदा उसको अच्छे से लाया जाता है और पूरी फैसिलिटी के साथ में जेल में रखा जाता है। और अच्छा उनको अच्छा। उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। ओके। ये डेली बेस पर होता है उनका। जैसे कोई बीपी की पेशेंट है, हम्म। शुगर की मरीज है, या फिर कोई कुछ अदर समस्या, तो जेल में जो अस्पताल है, हम्म।
वहाँ पर भी डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स के द्वारा भी उनका उपचार किया जाता है। अच्छा इसके अच्छा। अलावा जेल में कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। हम्म। ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जेलों में समय समय पर मेडिकल कैंप भी चलते रहते हैं। ओके ओके। अभी जैसे कि वर्तमान में जेल में टीबी का कैंप चल रहा है। अच्छा। तो सभी महिला बंदियों को टीबी का स्क्रीनिंग जो होती है हम्म उसकी जांच की गई है। हम्म। और ये सब चीजें रिपोर्ट होती रहती है हमारे जेल में। ओके ओके ओके। और सर जैसे ऐसा भी कुछ है क्या हमारे लॉ में कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर मान के चलिए उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो क्या उसका सजा का प्रावधान जो है वो कम हो जाता है कि स्टिल उतनी ही उसकी सेंटेंस रहती है? नहीं नहीं नहीं, अभी वर्तमान में मेरे यहाँ पर एक टीबी का पेशेंट है ओके। जो अति गंभीर रूप से मतलब टीबी है। हम्म उसको उसको एक अलग सेल में रखा गया है। उसके पास कोई जाने की मनाही है, मतलब कोई उसके पास कोई जाएगा नहीं। हम्म उसको उसके लिए हमने कोर्ट में प्रयास किए थे कि इसकी रिहाई हो जाए। हम्म। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो भी उपचार दिया जाएंगे वो आपको उसको उपचार दीजिए करके। ओके बट लेकिन ऐसा रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है सर। तो सर मुझे बताइए कि जैसे जो जेल होती है वहां पर जो ऑफेंडर्स होते हैं वो किस क्राइम के लिए सबसे ज्यादा होते हैं? मुझे बताइए कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या रेप केस हो गया, तो सबसे ज्यादा जो ऑफेंडर्स होते हैं वो कौन से क्राइम कमिट करके आते हैं जेल में? अभी तो वर्तमान में रेप केस के ज़्यादा है, 76 के ज़्यादा है मामले हैं। अच्छा। और मतलब सभी टाइप के मामले होते हैं। हम्म 307 हाफ मर्डर है। हम्म और इसके अलावा भी 25 आर्म्स एक्ट, जो चाकू लेके घूमना है हम्म। कहीं पर भी खुले स्थानों पे। मतलब सभी टाइप के केसेस आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में 76 के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जी। इसका एक बड़ी वजह यह है कि हम्म जो ये जो केसेस है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और जो नई युवा है हम्म। और वो एक ज़्यादा मतलब 76 के केस कर रही है, तो ये एक बड़ा मामला आ रहा है सामने अभी। सर अगर हम बात करें पॉस्को एक्ट के बारे में, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाता है प्रॉपर तरीके से? अगर किसी माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, रेप हुआ है, तो क्या इसकी सजा उस क्रिमिनल को प्रॉपर तरह से मिल पाती है पॉस्को एक्ट के अंदर पे? हाँ, ये जब से दिल्ली में कांड हुआ था, आपको याद होगा निर्भया 2012 में। वाला 2012 का, राइट? निर्भया वाला। जी जी। उसके बाद से ये एक्ट लागू हुआ हुआ है। हम्म। और इसमें प्रॉपर तरीके से केस दर्ज किया जाता है। जैसे कि कोई कभी घटना घटती है हम्म और उसकी उम्र यदि 18 से कम है, हम्म 18 साल से कम है, हम्म। तो थाने वाले उसे रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकते। अच्छा। उन्हें रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगा। हाँ सर, कंपलसरी हो गया हमारे ये तब। भारत में एक और सबसे मुझे बुरी बात ये लगती है कि अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है और किसी बच्ची के साथ किसी तरह का अपराध हो, सेक्सुअल अब्यूज हो या रेप हो, तो सर उसके परिवार वाले उसे ये बोलते कि आप रिपोर्ट मत लिखवाओ, घर का मामला है, रफा दफा कर दो। तो एट व्हाट एक्सटेंट आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए क्या होना चाहिए? बिकॉज सर रेप बहुत बड़ी चीज होती है, किसी के कोई मतलब बेसिकली इस तरह से इंज्योर्ड होना एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सर क्या होना चाहिए इस चीज के लिए? कितना एम्पावरमेंट होनी चाहिए, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी में इस चीज के लिए? नहीं, देखिए ना, रेप का केसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम्म अभी जैसे एक मेरे पास एक केस आया था। एक हम्म। 72 साल का मतलब टीचर था वो, मतलब रिटायर्ड टीचर था वो। उस पर जी। केस दर्ज हो गया था रेप का। और ओके। मतलब एक आम आम भाषा में बोलिए तो वो रेप मतलब संभव नहीं है उसके लिए करना। हम्म। लेकिन रेप के टाइप्स आजकल अलग अलग हो गए हैं। या अब उसने बेड टच किया है, या फिर उसने वाकई में उसके साथ रेप किया है, या कहीं लेके गया उसको। हम्म। तो एक अलग अलग टाइप्स के, लेकिन यह है कि पुलिस को ये केस दर्ज करना ही होता है। ओके। तो पुलिस उसमें मतलब मना नहीं कर सकती रेप केस दर्ज करने में। अच्छा हाँ, अच्छा। ये है बात है कि यदि ऐसा कुछ केस होता है तो तुरंत उसे डायल 100 की मदद से या हम्म फिर थाने में एक आवेदन देकर
रेप का केस दर्ज कराना चाहिए और ये। सर जैसे अभी जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें 0 एफआईआर का एक प्रावधान होता है। तो अभी ये काफी अच्छी चीज हो गई है कि इट्स नॉट लाइक कि जहां पर जो क्राइम है वहीं पर है, मतलब कहीं अगर और भी हुआ है तो हम रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जो अभी हमारे पास नया प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में। हाँ, ये 0 FIR का ये है कि आपको थाने में न जाते हुए आप अपने घर बैठे फोन से भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। ओके ओके। और या फिर आप 900 को फोन करके आप रिपोर्ट दर्ज भी करवा सकते हैं। ओके ओके। तो सर जैसे अगर हमें एक अवेयरनेस देनी हो, एम्पावर करना हो रूलर्स पीपल को, कि अगर इस तरह का आपके साथ क्राइम होता है तो मतलब हम किस तरह से करेंगे उसको, कि आपको आगे पहली बात आना तो चाहिए और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। बिकॉज सर क्या होगा कि अगर वो नहीं करेंगे ये तो फिर उस जो क्रिमिनल है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो आज नहीं करेगा फिर कभी किसी और के साथ करेगा, फिर आज किया कल किया। तो किस तरह से एजुकेट करना चाहिए सर, बिकॉज इन्हें हमेशा ये लगता है कि यार हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, कहाँ पुलिस के स्टेशन के चक्कर काटेंगे। तो सर क्या करना चाहिए, मतलब जो हमारी इंडियन पुलिस है उसको किस तरह से अवेयर करना चाहिए। नहीं, देखिए, इंडियन पुलिस तो हमेशा अवेयर रहती है। वो जी। रात में भी जो चक्कर है ना, चक्कर काटती रहती है। आपने भी हम्म रात में आवाज आती होगी आपकी सायरन की। हम्म लेकिन क्या है कि हम लोगों को यदि कोई ऐसा कोई केस हो रहा है हम्म। तो उसको एक प्राथमिकी के रूप में एक रिपोर्ट तत्काल अपने आसपास के थाने में दर्ज करना चाहिए। जी ताकि यदि बाद में कोई ऐसी घटना होती है तो उसका हवाला देकर उसमें उसको छूट मिल जाती है, या फिर उसको बचाव उसका हो जाता है। अच्छा। और पहली बात तो जो अपना इंडियन सिस्टम है, इंडियन लॉ सिस्टम है, हम्म इनको जागरूक करना चाहिए हम्म लोगों को। जो लोग मूवी देखते हैं, जैसे कि अभी मूवी आई पुष्पा 2, हम्म। इसको देखने चलेगा तो ऐसी ही, मतलब इसमें भी एक लॉ के रूप में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि एक बेसिक तौर पर पता होना चाहिए। और इसके लिए एक हर जिले में एक ऑफिस होता है, कोर्ट का एक हम्म। पार्ट है वो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अच्छा अच्छा। तो ये इसके कैंप होते रहते हैं लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए। हम्म। और एक PLV होता है हर तहसील में, ये हर गांव में एक PLV तैनात किया जाता है कोर्ट के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर पीएलबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म? पैरालीगल प्री पैरालीगल लिटिगेशन। वॉलेंटियर पैरालीगल वॉलेंटियर ओके ओके। पैरालीगल वॉलेंटियर। सर थोड़ा बताइए तो इसके बारे ये में, क्या होता है ये। एक PLV होता है, कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जी। ये हर गांव या एक दो गांव के समूह में इसकी तैनात किया जाता है। हम्म ताकि ये गांव में ऐसे यदि कोई लीगल अवेयरनेस के लिए हम्म। ये लोगों को जागरूक कराता है। और कोर्ट के द्वारा इसे पेमेंट भी दी जाती है। तो ओके। ये एक PLV होता है। और जिले में एक ऑफिस होता है, जी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ओके। ये प्रत्येक जिले में होता है। तो यहाँ पर आप जाकर अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। हम्म और लीगल अवेयरनेस के संबंध में इनके कार्यक्रम भी चालू रहते हैं। हम्म गांव में, तहसील में, स्कूल में, कॉलेज में। हम्म ये लोग लीगल एड के माध्यम से हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल अवेयरनेस को ही उपलब्ध कराते रहते हैं। अच्छा ये अच्छा। अच्छा प्रयास है। ओके ओके। बहुत मतलब ये इसके बारे में मुझे तो नहीं पता था बेसिकली, तो आज मुझे हाँ, ये बहुत जानकारी मिल बहुत गई। कम लोगों को पता है कि एक ऑफिस भी रहता है, अच्छा जिला अच्छा। विधिक सेवा प्राधिकरण का। अच्छा तो तो सर क्या ये वो हर जिले मतलब, में रहता है? हाँ, ये प्रत्येक जिले में रहता है। अच्छा अच्छा। मतलब इसके जो मेंबर इसके जो होते हैं वो मतलब जज ही रहते हैं, इसके जो हम्म हेड है। हम्म तो इनका कार्य ये रहता है कि जितना भी लीगल एड के बारे में या लीगल सर्विस के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सेवा उपलब्ध करवाना जी। और लोगों को जागरूकता पैदा करने का इनका काम रहता है। हम्म। ठीक है सर। तो सर अभी हम थोड़ा बात करते हैं साइबर अपराध के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि हम डिजिटल एरा में बढ़ते जा रहे हैं, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, डीप फेक जैसे बड़े बड़े साइबर अपराध होने लगे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं साइबर अपराध करने वाले, इनका क्या माइंडसेट होता है? और दूसरी चीज़ ये कि आपके यहाँ पर आपके जेल में क्या साइबर अपराध से रिलेटेड ऑफेंडर्स आते हैं वहाँ पे, जिनको आईटी एक्ट हाँ, 2000 के अंदर पे सजा मिलती है, वो लोग? हाँ, इनमें IT एक्ट की धारा रहती है। हम्म इन्हें
66 के अंतर्गत शामिल किया गया है जी ना, जी। भारतीय भारतीय न्याय शास्त्र में। हम्म। तो इसमें आईटी एक्ट में ऐसे आते हैं कि चेकबुक, जैसे कि कोई चेक, जैसे कि कोई चेक के द्वारा यदि वो फ्रॉड हो गया है, हम्म। और यदि किसी ने अपना पासवर्ड या गलत फोन का इस्तेमाल करके हम्म। उसके जो पैसा हड़प लिया है, हम्म। तो इसमें ये अधिनियम आते हैं आईटी एक्ट में। ओके। इसके अलावा 420 में भी आते हैं कि तो सर ये जो धारा इनको है। जेल तो होती ही होगी ना बेसिकली, तो आपके यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स रहते ही होंगे ना आपके यहाँ पे जेल में? हाँ बिल्कुल, वो तो होते ही हैं। ये यही की बात नहीं, ऑल इंडिया में की जेलों में आते हैं ये, हाँ, क्योंकि अभी ज़्यादा मामले बढ़ गए साइबर अपराध के बारे में। ओके ओके। तो ये ओके। तो सर जैसे जो ऑफेंडर्स होते हैं वो मे बी 6 मंथ स्पेंड करते, 10 ईयर्स स्पेंड करते जेल के अंदर पे, तो सर आप क्या इनमें सुधार होता है उतने सालों में कि या फिर उनको अपनी जो गलती है उसका एहसास होता है और उसके बाद वो जेल से निकलने के बाद क्या वो एक अलग व्यक्ति होते हैं? मतलब आपने जितना देखा अपने एक्सपीरियंस से, आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि क्या उनके नहीं, बिहेवियर में चेंजेस होता ये है या तो है फिर वो? कि मेरी मुझे 2016 से मैं जॉब पर हूँ मैं, जी और सर। मुझे करीबन अभी 8 साल पूरे हो चुके हैं। हम्म। तो ये तो मैंने मध्य प्रदेश की बहुत सारी जेलों में कार्य किया है। हम्म। तो ये तो है कि 80% जो है बोलना चाहिए कि लोग ठीक हो जाते हैं, मतलब हम्म। उनमें जेल से आने के बाद में काफी सुधार हो जाता है, हम्म। और वो अच्छे कार्य की ओर बढ़ जाते हैं। जी। वो अपने खुद का बिजनेस चालू कर लेते हैं, या हम्म। कुछ भी करते हैं, लेकिन वो दोबारा अपराध नहीं करते हैं वो। हम्म। तो और सर कुछ कुछ जैसे ऐसे होते हैं आपने जिनका। बोला कि हाँ सुधार होता है, तो ऑब्वियसली सुधार तब होगा जब उनको जेल के अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। तो सर डेली हाँ बिल्कुल। एक्टिविटीज में फिर क्या होता है, मतलब उनको किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से उनसे वर्क करवाया जाता है कि उनके अंदर एक ये अ, गुड ह्यूमैनिटी हम्म, डेवलप होती है कि चलो हमें इसके बाहर निकल के अच्छा ही काम करना है? तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है? एक तो अभी वर्तमान में जेलों में ट्रेनिंग बहुत चल रही है, मतलब हम्म। ट्रेनिंग के द्वारा हम उनको ट्रेंड कर लेते हैं। जैसे कि वो कोई 5 साल का बंदी, या फिर मतलब 5 साल की सजा का बंदी है, तो यदि वो जेल से बाहर जाएगा तो वो कुछ भी ऐसा कार्य कर सके ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ऐसे में हम उनको अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, या फिर लोहार का कारखाना होता है, लोहार बढ़ई है, हम्म। कंबल बुनाई है, पेपर प्रिंटिंग हम्म। है ना, फाइल प्रिंटिंग है। ये सब अच्छा। कार्य जेल में होते हैं। हम्म। ये तो इनके द्वारा इनमें क्या है कि, और उनको कार्य करने के पैसे भी दिए जाते हैं। अच्छा। तो उनको एक एक अच्छी दिशा में उनको ले जाकर, ये जब भी रिहा होते हैं तो वो एक अच्छा माहौल करने के साथ ही उनके उनमें अ, सुधार भी होता है। तो ये हम्म। ट्रेनिंग के द्वारा भी इनको कार्य दिए जाते हैं। और उसके अलावा उनकी काउंसलिंग भी की जाती है समय समय पर, कि अच्छा। जैसे कोई यदि जेल में अपराध किया है, बाहर तो उसने अपराध किया है, उस पर जेल आया है वो, हम्म। फिर लेकिन उसने जेल में फिर से अपराध किया है, हम्म। तो उसको एक मतलब दंड के रूप में कुछ हम्म। टाइम के लिए मतलब वहां भी दिया जाता है, जेल में भी दंड दिया जाता है, ताकि वो अच्छा हो सके। हम्म। और और अपने दिमाग में वो जो चीज हावी ना होने दे कि मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे मतलब दंड तो मिलना ही चाहिए। और सर तो ये भी मैंने एक। ऐसा भी कहीं सुना था कि जेल के अंदर पे भगवत गीता या मेडिटेशन या योगा करवाया जाता है, तो ये रियली हाँ इम्प्लीमेंट बिल्कुल। होता है ऐसा? नहीं बिल्कुल, ये प्रत्येक जेलों में ये हफ्ते में, ये हफ्ते में भगवत गीता होती है, और वो जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो है, आर्ट हाँ, ऑफ लिविंग श्री के जो श्री कार्यक्रम रविशंकर होते जी। हैं। हाँ, श्री श्री रविशंकर जी। जी। और इनके अलावा योग योग के भी कार्यक्रम होते हैं। जी। तो ये भी प्रत्येक जेलों में होते हैं ये तो, हाँ। इनके अच्छा। द्वारा भी इनको समाज में एक अच्छा सम्मान। मतलब रहता है, ताकि। अच्छा। ठीक है सर। और सर इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे लास्ट दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जैसे हमें पता है कि प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर पे आता है, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर पे।
और हाँ पुलिस हाँ, भी आई थिंक स्टेट लिस्ट में आती है। तो सर बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हम देखते हैं कि जेल की जो स्थिति होती है वो उतनी कुछ खास नहीं होती है। मतलब जैसे अगर हम छोटे जिले में जाए तो वहां पर कुछ प्रॉपर सुविधा नहीं होंगी, फीमेल्स के लिए, ऑफेंडर्स के लिए नहीं होंगी, या फिर जो मेल भी होंगे उनके लिए। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडियन प्रिजन रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, या फिर जेल के अंदर पे क्या क्या सुधार करने की और जरूरत है? ये तो है। ये तो आपने अच्छी बात कही है हम्म। कि अभी वर्तमान में देश की सभी जेलों में मतलब ज्यादा क्राउड, जी। मतलब ज्यादा क्राउड बढ़ा बंदी आ है। रहे हैं। जी। हाँ, तो क्राउड की समस्या सबसे आम बात है जेलों में। ये आपको हर जेलों में देखने मिलेगी, हम्म। क्योंकि अपराध ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम्म। जेलों में जो जेलों की क्षमता है हम्म। उससे डबल अपराधी अभी जेल में है, हर जेल में है। जी। उसके अलावा अभी वर्तमान में जो जेल मैनुअल बना है वो 1968 का, अभी हम जो पढ़ रहे हैं एमपी का, हम्म। तो ये काफी ओल्ड है, उसमें कई सारी चीजें मेंशन नहीं है। हम्म। तो एक नया जेल मैनुअल अभी आने वाला है, 1 जनवरी 2025 से नया जेल मैनुअल आने वाला है एमपी का। तो वो एक अच्छा प्रयास है ना। और उसके द्वारा कई सारी चीजें अभी वर्तमान की जो अपराध के बारे में काफी अच्छा से दिया गया है। हम्म। यह है, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए। जो ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए ताकि उनको बाहर जाकर कोई ऐसा रोजगार स्थापित कर सके वो लोग, हम्म। या फिर एक अच्छा माहौल पैदा कर सके, है ना, अपने समाज, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा फ्यूचर कर सके। हम्म। एक ऐसी ट्रेनिंग सबको दी जानी चाहिए जेलों में। ये प्रयास पूरी जेलों का कर रहे हैं। जी। और मतलब अधिकतर जेलों में तो ये ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल से होती है। अच्छा। और थर्ड है क्या है कि अ, अभी के जो बंदी आ रहे हैं तो उनमें मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। हम्म। लेकिन अभी कई जेलों में जो फैसिलिटी है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई है। अच्छा। अभी जैसे कि मेरे यहाँ पर देखे तो जेल में तो है, मतलब जेल में स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हम्म। लेकिन टेम्परेरी रूप से उपस्थित, टेम्परेरी रूप से है, मतलब हम्म। अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। जी। मतलब यदि ये होगा वो कि कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, और नहीं, टेम्पररी। डेली अच्छा। डेली आते हैं, डेली अच्छा। आते हैं, लेकिन वो कंपलसरी मतलब होना चाहिए, मतलब जेल में उपस्थित होना चाहिए। अच्छा। यहाँ तो ठीक है मेरे यहाँ पर, लेकिन कई ऐसे उपजेले हैं जहाँ पर भी, है ना, कोई है नहीं, मतलब डॉक्टर से नहीं है। हम्म। तो ये मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ओके। ताकि मतलब काफ़ी बंदियों को लाभ मिल सके। हम्म। इसके अलावा भी और ये है कि ये कार्य हो रहे हैं पूरी जेलों में। ओके। और मतलब ये है कि मतलब ट्रायल का जो समय होता है वो फिक्स होना चाहिए। हम्म। कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल होता है हम्म। वो कोई मतलब उनका फिक्स टाइम ज़्यादा नहीं होता, ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा सब। हम्म। लेकिन ये है कि कोर्ट को थोड़ा सा ट्रायल टाइम पर किया जाना चाहिए। अच्छा। और मेन बात क्या है कि पुलिस जो, सबसे पहले पुलिस का कार्य होता है कोई भी हम्म। अपराध को यदि वो पकड़ती है, हम्म। तो यदि उसको व्यवस्थित तरीके से उसकी काउंसलिंग की जाए वहीं पर, हम्म। तो आधे अपराध तो कम हो जाएंगे ऐसे भी, है अच्छा। ना। यदि पुलिस में अवेयरनेस है, पुलिस क्या करती है कि उठाती हुई ले आती है, और पूछताछ सर नहीं करती पुलिस। मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि अगर किसी को 5 साल की सजा दी जा रही है, और अगर उसका गुड बिहेवियर, आई थिंक ये हमारे यहाँ पर है अभी भी, किसी का गुड बिहेवियर होता है तो शायद उसको भी रिहा कर दिया जाता है फिर बाद में। हाँ हाँ, नहीं वो उसके लिए नियम बने हुए हैं, उसके लिए अच्छा। जेल मैनुअल में नियम बने हुए हैं, तो उसको यदि वो अच्छा कार्य कर रहा है जेल में तो उसको माफी मिलती है। जी। तो कम से कम 1 साल में लगभग 3 माह की माफी उसको यूं मिल जाती है, अच्छे कार्य करने के, उसका अच्छा आचरण है, अच्छा। अच्छा कार्य कर रहा है, हम्म। तो उसको माफी के द्वारा उसको जल्दी रिहा की पात्रता रखता है वो। अच्छा। अच्छा। तो ओके ओके। तो सर जैसे अगर फिर क्या उनकी पनिशमेंट जो होती है वो कम हो जाती है फिर उसमें, अगर इनको हाँ माफी बिल्कुल मिल जाती बिल्कुल तो? बिल्कुल। अच्छा। यदि अच्छा। ये मान के चलिए, यदि वो 5 5 साल का बंदी है तो वो उसकी 1/3 जो है सजा उसको उसको माफी के द्वारा उसको मतलब लाभ मिल जाता है। ओके तो ओके। वो मतलब जल्दी रिहा हो जाता है वो। ओके। ठीक है। अ, ठीक है।
तो सर अब हम लास्ट में थोड़ा बात करेंगे। सो बीइंग एज एन कॉप, आप साइबर क्राइम के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे व्यूवर्स को? बिकॉज हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप क्या टिप्स देंगे कि साइबर क्राइम से किस तरह से अपने आप को सिक्योर करना चाहिए? अभी वर्तमान में तो अपना जो ओटीपी है या जो पासवर्ड या ये कहीं भी जा रहे हैं, चाहे बैंक जा रहे हैं, चाहे हम्म। फोन पे चला रहे हैं, चाहे कुछ भी हम्म। चला रहे हैं आप, तो हम्म। अपना ओटीपी आप अपने पास रख के किसी को शेयर ना होने दें। जी। और सेकंड बात यह है कि अपना फोन का जो पासवर्ड है उसको आप हर महीने चेंज आप करते रहें चाहे तो उससे क्या है कि आपको एक जो अपराध होता है वो नहीं होगा। और हम्म। जैसे कि कोई नए फोन कॉल्स आते हैं हम्म। तो उनको भी आप नहीं उठाए बिल्कुल भी। हम्म। यदि आपको कोई यदि नए व्यक्ति है आपसे कुछ जानकारी मांग रहा है, आपका नाम है, हम्म। आपका कुछ बैंक आईडी मांग रहा है, तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें उससे। ओके। और चौथा ये है कि अ, आजकल तो ये जो नया मैनुअल आ गया है, हम्म। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जी। BSA, हम्म। तो उसमें फोन के भी जो एविडेंस होते हैं वो भी मान्य किए जाते हैं। ओके। ओके। तो आप आपका जो व्हाट्सअप चैट है, व्हाट्सअप व्हाट्सअप जो चैट है वो भी आजकल अच्छे से आप कीजिए। हम्म। कोई ऐसी बात ना कीजिए जो मतलब अब बाद में उसके लिए आपको है ना ये करना पड़े, मतलब है ना, मतलब जेल का सामना करना पड़े। जी। 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 ये चीजें हैं। और मतलब ये मेनली ये चीजें हैं कि आप अपना फोन अपने पास रखें, आप किसी को अपना फोन ना दें। हम्म। और यही बस है। ठीक है। वैसे तो सर साइबर क्राइम के बारे में कितना भी अवेयरनेस बताएं हम कम ही है, बिकॉज हाँ, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज limited, आती है, आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से कितना भी अवेयर करे तो वो अवेयरनेस की जो टिप्स है वो कम ही होगी साइबर क्राइम में। बिल्कुल वो तो अनलिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड है हाँ। साइबर क्राइम तो। जी। 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 तो मेरे हिसाब से जो है बस लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अवेयर वो होना चाहिए। डिजिटल दुनिया में जब जा रहे हैं तो हर चीजें थोड़ा संभल के करे, पहले उसके बारे में नॉलेज ले ले। बिकॉज सर साइबर अपराधी तो हर जगह बैठे होते हैं, उनको तो बस ये है कि मौका मिले और वो बस साइबर क्राइम को कमिट करे ये चीजें। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। जी। जी। तो सर पॉडकास्ट की हम समाप्ति करते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली जेल सिस्टम के बारे में किस तरह से वर्क करता है। सो थैंक यू सर कमिंग ऑन दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन टू अस। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि ना जेल के बारे में मेरे ख्याल से लोगों को कम ही पता रहता है। हाँ सर क्योंकि जेल वही। ऐसी चीज़ है जहाँ पर आम लोगों को जाना वर्जित होता है। जी। 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 तो आप इसके माध्यम से के लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि जेलों में भी अच्छे कार्य किए जाते हैं। जी। जी बस ये है बिल्कुल। कि अच्छे कार्य आपके व्यवहार में शामिल होने चाहिए। जी। बाकी जी। जेल भी अच्छी जगह है, ऐसी बुरी जगह नहीं है। जी। और सर हम तो दूसरी ये चीज मानते हैं की, कि अभी तो हाँ हमने बहुत हाँ। कम बात करी है, आगे और भी शायद जानने के लिए होगा। तो मैं ये चाहूंगी कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आएंगे और जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे आप। ओके।